नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। कल वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा। साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया। I think the Congress party will do very well in the next election. वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया। राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद आगे बढ़ रही है। आरजेडी ने राहुल गांधी के दावे का समर्थन किया है। The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के सरोकारों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और विरोधाभासों को बैक बर्नर पर रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर करार दिया। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. देखो, जब कोई टूरिस्ट कहीं जाता है तो वो बहुत आराम से मजे से अपने मन में जो आता है वो कह देता है। अब आप मुझे बताओ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कौन सा सेक्युलर कह रहे हैं राहुल जी? क्या वो भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है ये वो वाला सेक्युलर है, या कोई राहुल जी ने सेक्युलर की नई डेफिनेशन बनाई है? ये उनको जरूर पूछिए। वॉशिंगटन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी की आलोचना की बल्कि 2024 में विपक्ष की जीत का दावा भी किया। जाहिर है, जिस तल्खी के साथ बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक तकरार और तेज होने वाली है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने अपने 5 चुनावी वादों में से 3 वादों को लागू करने का ऐलान कर दिया है। लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, घर की मुखिया महिलाओं को 2000 रुपये महीने मिलेंगे और छात्रों तथा महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने को मिलेगी। हालांकि बेरोजगारी भत्ते पर अभी कोई ऐलान नहीं है, लेकिन यह वादा है कि इसे भी इसी वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। तकरीबन 3 घंटे चली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ऐलान किया कि 3 वादे फिलहाल पूरे किए जा रहे हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए 1 साल का एवरेज निकाला जाएगा। उसमें 10% का इजाफा करने के बाद अगर 200 या 200 यूनिट से कम बिजली का बिल है तो उपभोक्ता के लिए ये फ्री होगा। ज्यादा होने पर उसका भुगतान करना होगा। ये अगले महीने यानी जुलाई से लागू होगा। सभी छात्रों और कर्नाटका की महिलाओं के लिए बस यात्रा पूरे राज्य में फ्री होगी। हालांकि स्लीपर और एसी बसेस में ये लागू नहीं होगा। बीपीएल परिवार को 5 की जगह 10-10 किलो अनाज अगले महीने से, सभी परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीने के लिए 15 अगस्त तक का इंतजार करना होगा। महिला मुखियाओं को अपने बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना होगा और 15 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अंडर ग्रेजुएट्स को 1500 रुपए और ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए पाने के लिए रोजगार पंजीकरण आधार होगा। It's a promise to the people of Karnataka that we will implement all the 5 guarantees. इन 5 चुनावी वादों को पूरा करना इतना आसान नहीं है। कैबिनेट की बैठक से पहले एक और बैठक मंत्री परिषद और अधिकारियों की बुलाई गई थी। तब भी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत महसूस की। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सरकार ने पहले ऐलान किया
और फिर अब कह रही है कि वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि जो विभाग इम्प्लीमेंट करेंगे उनके पास ये रकम कहां से आएगी और किस तरह से जुटाई जाएगी। सरकार ने कुछ वादे पूरे कर दिए हैं, कुछ वादों को पूरा करने का इरादा जताया है, इस भरोसे के साथ कि इस वित्त वर्ष में सभी वादे पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन इन वादों को पूरा करने पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आखिर ये रकम कहां से आएगी? सरकार इस पर फिलहाल चुप है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। राजद्रोह कानून को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। विधि आयोग ने कुछ बदलावों के साथ इस कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है, साथ ही कड़े कानूनी प्रावधानों का भी सुझाव दिया है। हालांकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ किया कि अभी इस पर सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जिस राजद्रोह को अंग्रेजों के जमाने का कानून बताते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस पर अब नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजद्रोह कानून को कुछ बदलाव के साथ जारी रखा जाए। इसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की जाए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन हो। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई थी तो केंद्र सरकार से कहा था कि आजादी के 75 साल बाद इस कानून की क्या जरूरत है। ये अंग्रेजों का बनाया कानून है जिसका इस्तेमाल आजादी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। लेकिन अब लॉ कमीशन का कहना है कि इस कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का है। ऐसे तो भारत की पूरी कानूनी प्रणाली ही अंग्रेजों के समय की है। वहीं कांग्रेस इसे विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश बता रही है। कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज़, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके ज़रिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीज़ों में माहिर है। मुझे ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि आज के बाद जिस दिन वो फैसला दिया गया कि कोई और एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या था कि ऐसा लॉ संविधान में नहीं होना चाहिए, उस पर हम गौर करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे गौर करेंगे। लॉ कमीशन कहती है कि इसको और सख्त बनाना चाहिए, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तो रहनी चाहिए, 3 साल से सजा की 7 साल हो जाने चाहिए और फाइन रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने लॉ कमीशन को कमीशन किया है कि ऐसा आप कानून, ऐसा आप प्रपोजल भेजो, तो ऐसी आप रिकमेंडेशन भेजो। ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि सरकार और स्टेट में अंतर होता है। इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया के चरणों में से एक है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें प्रेरक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मई में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस कानून पर विचार विमर्श चल रहा है, आगामी मानसून सत्र में इस पर कुछ हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि फिलहाल इस कानून पर रोक बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं हिंसाग्रस्त मणिपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर दिख रहा है। आज सुबह से लोग पुलिस स्टेशन आकर हथियार सरेंडर कर रहे हैं। मणिपुर में अब हालात बेहतर हैं, जिसके चलते राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू हटाया गया, जबकि कई जिलों में छूट दी गई है। मणिपुर के पुलिस स्टेशनों में ये हथियार सरेंडर किए गए हैं। मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। माना जा रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर की 4 दिन की विजिट मणिपुर में कंप्लीट हुई है और उन्होंने अपने जाने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
सभी से यह अपील की थी कि जिनके पास हथियार हैं वो हथियार सभी लोग सरेंडर करें। उस अपील के तहत पिछले उनके जाने के बाद अभी तक 144 वेपन और उनके साथ 11 मैगजीन पूरे मणिपुर में सरेंडर की गई हैं। सरेंडर की अपील का काफ़ी अच्छा असर हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हम लोगों को बहुत सारे हथियार मिलेंगे। इसके तुरंत बाद ही हम लोग अब कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू करेंगे। उन्होंने लोगों को कुछ भरोसा दिलाया है और हम देखेंगे कि इस पर किस तरह अमल होता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो फिर लौटेंगे और तब तक घाटी और पहाड़ों में शांति बहाल हो जाएगी और कुछ सामान्य हालात वापस लौटेंगे ताकि हम फिर से संवाद बढ़ा सके और पुनर्वास की बात कर सके। दरअसल जून 2008 में केंद्र सरकार ने 2 कुकी समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूहों के 2200 सशस्त्र कैडर को सरेंडर कराया गया था। तब हालांकि इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। जो हथियार सरेंडर किए जा रहे हैं वो सभी प्रोहिबिटेड बोर के हैं, यानी ऐसे जो बस सुरक्षा कर्मियों के पास होने चाहिए। मणिपुर पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि उनकी आर्मरी से लगभग 2000 हथियार गायब हुए थे, जो अब वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ सेना का कहना है कि वो भी सर्च ऑपरेशन करवा रही है ताकि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कैंपों में रहने वाले इंसर्जेंट्स और उनके हथियारों की गिनती की जा सके। उधर मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। बताया जा रहा है कि हालात पहले से बेहतर हैं। हमें वाकई अच्छा लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आकर हालात का जायजा लिया और हमें उम्मीद है कि हालात नियंत्रण में होंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो अब जमीन पर होते दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा से मुतल्लिक हों या फिर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से जुड़े हों। सभी जो हैं एक प्लेटफॉर्म केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को दिया था, उसके तहत सभी एजेंसियां अब मिलकर काम कर रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नेपाल के साथ किन महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हैं दस्तखत। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड के भारत दौरे में कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनसे उम्मीद भारत को भी है और नेपाल को भी है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सवाल उठा रहे हैं, उस बारे में दोनों में कोई बात नहीं हुई। दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत के साथ कई समझौतों का ऐलान हुआ और फिर नेपाल के पीएम प्रचंड का मध्य प्रदेश में शानदार स्वागत। खास समझौतों में लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अब भारत 10,000 मेगावाट बिजली 10 साल में आयात करेगा। भारत के जरिए नेपाल बांग्लादेश को हाइड्रो पावर निर्यात कर पाएगा। मोतिहारी अमलेखगंज फेज 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन की नींव रखी गई। एक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन और एक की नींव रखी गई। रेल लाइन, कार्गो ट्रेन चली। नेपाल चाहता है कि प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हों, तो भारत की कोशिश है कि नेपाल चीन के बहुत करीब ना हो। ये एग्रीमेंट एक सुखद बात है, इसको सकारात्मक रूप में ले सकते हैं हम। बट इस एग्रीमेंट के तहत हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेपाल भारत का संबंध एक नई दिशा की ओर जा रहा है। इट्स अर्ली टू से, क्योंकि विगत में भी नेपाल भारत के बीच में बहुत सारे संधि समझौते हुए हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन पक्ष बहुत कमजोर रहा है। जैसे कि उसमें 20-25 साल से कई परियोजनाएं पेंडिंग है अभी भी, महाकाली संधि और पंचेश्वर परियोजना। पिछले कुछ वर्षों में आप देखें कि चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ा है नेपाल में, और उसी के चलते जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे तो सीमा का विवाद भी उछलकर जब उभर कर सामने आया, उस पर भी
बातचीत हुई और एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई कि उसको भी सुलझाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रचंडा के भारत यात्रा से जो आपसी समझ बनी है और आपसी रिश्ते जो है उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश में कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसको कह सकते हैं कि भारत नेपाल रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होता है यहाँ। इस पूरे दौरे से यही लग रहा है कि दोनों पक्ष विवादों से निकल एक बेहतर रिश्ते की कोशिश में है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।